हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारा सर और आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उस सुरक्षा परिषद में सुधार से संबंधित मुद्दों पर। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता हेतु दावे पर विचार करेंगे। देखो विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दशाओं में हुई और दुनिया आगामी तृतीय विश्व युद्ध से भयभीत थी और वो न हो, इस उद्देश्य से शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति स्थापना से संबंधित सर्वोच्च शक्ति सुरक्षा परिषद के पास दी गई। और सुरक्षा परिषद की जो संरचना थी, जिसका हमने पहले की क्लास में अध्ययन किया, उसमें 5 स्थायी सदस्य बनाए गए और 6 अस्थायी सदस्य बनाए गए। 1965 में एक संशोधन के बाद 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 10 कर दी गई और स्थायी सदस्यों की संख्या आज भी 5 है। हम देखते हैं शीत युद्धोत्तर विश्व में विश्व राजनीति में आमूलकारी परिवर्तन हुए हैं, परंतु सुरक्षा परिषद की संरचना अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के शक्ति संतुलन को ही प्रकट करती है। इसलिए समकालीन विश्व में सुरक्षा परिषद की संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है और जो विसंगतियां चल रही हैं उन विसंगतियों में सुधार किया जाना चाहिए। हम देखते हैं सुरक्षा परिषद अत्यधिक शक्तिशाली संस्था है, निकाय है, लेकिन इसमें पारदर्शिता का अभाव है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य गुप्त विचार विमर्श के द्वारा किसी भी मुद्दे पर निर्णय ले लेते हैं तथा मतदान औपचारिकता मात्र होता है। परंतु वर्ष 1994 में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने एक नई पहल की, जिसके अनुसार पहली बार गैर सदस्य राज्यों से भी सुरक्षा परिषद में विचार विमर्श किया गया, विशेषकर शांति निर्माण कार्यक्रमों के संदर्भ में। इनके अनुसार सुरक्षा परिषद के द्वारा उन सदस्यों से भी परामर्श किया जाए जो शांति कार्यक्रमों में योगदान दे रहे हैं। हम देखते हैं कि यूएनओ की जो स्थापना हुई थी तब 51 सदस्य थे 1945 में, और आज यूएनओ की सदस्य संख्या 193 हो गई है, परंतु अभी भी परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 ही है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं उनका स्थायी सदस्यों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत सदृश विशाल लोकतांत्रिक उभरती हुई महाशक्तियों को भी स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है। अमेरिका ने जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्यता का सबसे बेहतर दावेदार माना, जिसके निम्न कारण बताए कि दोनों देशों का संयुक्त राष्ट्र संघ में आर्थिक योगदान अत्यधिक है। दोनों देश दुनिया की बड़ी एवं शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। आलोचकों के अनुसार ये दोनों राष्ट्र अमेरिका पर निर्भर हैं तथा अमेरिका के सामरिक मित्र हैं, इसलिए स्वतंत्र निर्णय लेने में अक्षम है। जब 3 यूरोपीय देश सुरक्षा परिषद में पहले से ही शामिल हैं, तो जर्मनी को सम्मिलित करने से यूरोपीय देशों की संख्या समानुपातिक रूप से ज़्यादा होगी। सदस्यता का विस्तार वीटो के साथ हो या बिना वीटो के, इस बिंदु पर भी मतभेद है। देखो साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शक्तिशाली राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाकर उन्हें वीटो की शक्ति दी गई, निषेधाधिकार की शक्ति दी गई। यह निर्णय तत्कालीन हालातों में उचित हो सकता है और उचित था, क्योंकि इसलिए जैसे अगर शक्तिशाली तत्कालीन जो महाशक्तियाँ थीं उनको अगर महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी जाती तो निश्चित रूप से शांति स्थापना में वो कम योगदान देते और संयुक्त राष्ट्र संघ का हश्र भी वही होता जो राष्ट्र संघ का हुआ। यह निर्णय तत्कालीन हालातों में उचित हो सकता है, लेकिन आज हम देखें तो भारत की हैसियत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना लोकतांत्रिक होगा। वर्तमान में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु प्रबल दावेदार देशों में भारत, जर्मनी, ब्राज़ील व जापान हैं। इन देशों ने G4 के नाम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठन भी बना रखा है। इन देशों ने 2015 में यूएनओ के 70वें सम्मेलन में स्थायी सदस्यता हेतु अपनी दावेदारी भी
प्रस्तुत की। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता हेतु निम्न तर्क महत्वपूर्ण हैं। पहला है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। देखो साथियों, हम ये देखते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सफल लोकतंत्र है। हम ये देखते हैं कि भारत में आम चुनाव होते हैं और चुनावों के बाद ही सत्ता परिवर्तन होता है। यहाँ लगभग 75-80 करोड़ मतदाता हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। विश्व में भारतीय चुनाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले माने जाते हैं। भारत लोकतंत्र, मानवाधिकार, विधि का शासन तथा आधुनिक मूल्यों में विश्वास करता है, जिनकी रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। अतः इस दृष्टि से भारत की दावेदारी महत्वपूर्ण है। दूसरा, हम देखते हैं यूएनओ में महत्वपूर्ण योगदान। देखो विद्यार्थियों, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर वर्तमान तक यूएनओ तथा यूएनओ की जो आनुषंगिक संस्था हैं, संगठन हैं, उनमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जो भारतीय व्यक्ति हैं, उन्होंने भी विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं में योगदान दिया है। WHO में राजकुमारी अमृत कौर, FAO में VR सेन, महासभा में विजय लक्ष्मी पंडित, ILO में जगजीवन राम, यूनेस्को में राधा कृष्णन और भारत के न्यायाधीश भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र, BN राव, RS पाठक, दलवीर भंडारी इत्यादि तमाम ऐसे नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने यूएनओ की संस्थाओं में अपना योगदान दिया है। इसके बाद देखते हैं हम कि जो शांति स्थापना वाले कार्यक्रम हैं यूएनओ के, उनमें बहुत बड़ा योगदान है। जो शांति सेनाएं भारत भेजता है, ये देखा जाता है कि तमाम देशों में, दुनिया के देशों में भारत ने शांति सेनाएं समय समय पर भेजी हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ का मान रखा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित 33 शांति अभियानों में भागीदारी की, जिनमें लगभग 75,000 भारतीय सैनिक तैनात किए गए। अगला बिंदु है मजबूत अर्थव्यवस्था। देखो साथियों, हम देखते हैं कि आज़ादी के समय से लेकर आज तक भारत की अर्थव्यवस्था में तमाम परिवर्तन हुए हैं। क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक और ब्रिटेन, फ्रांस जैसी छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जबकि भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान जैसे देश इसकी सदस्यता का इंतजार कर रहे हैं अभी। तो जो विसंगति चल रही है दुनिया में, इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए और भारत को स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। अगला बिंदु है रंग भेद व उपनिवेशवाद उन्मूलन में योगदान। निश्चित रूप से इन दोनों क्षेत्रों में भारत का अभूतपूर्व योगदान रहा है। जो रंग भेद की नीति रही है, उसमें भारत ने योगदान दिया है और उपनिवेशवाद उन्मूलन में भी योगदान दिया है। 1986 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मूल मंतव्य हैं, उनके अनुसार जो नाम का हरारे सम्मेलन हुआ था, उसमें अफ्रीकी एकता कोष का गठन किया गया और वहाँ भी इस बात को आगे लाया गया। उपनिवेशवाद उन्मूलन से संबंधित महासभा में प्रस्ताव पारित करने में भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में एकता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने तमाम कार्य किए हैं। 1955 में पैकेज डील समझौता हुआ, जिसके तहत यूएनओ के 16 देश सदस्य बने थे। ये देश यूएनओ का सदस्य बनना चाहते थे, लेकिन शीत युद्ध की रस्साकसी के कारण ये सदस्य नहीं बन पा रहे थे। 1971 में चीन की सदस्यता का समर्थन भी भारत ने किया था। अगला बिंदु है पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन। भारत ने पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का हमेशा समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंचों पे हम ये देखते हैं कि भारत ने इसमें अपनी आस्था जताई है, जो पूरी दुनिया में शांति की स्थापना के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। परमाणु अप्रसार संधि CTBT पर भारत के हस्ताक्षर न किए जाने का कारण
यह है कि वो पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण को लागू नहीं करती है, इसीलिए भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ऐसी नीति चाहती है जो पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करे। अगला बिंदु देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का अगुवा। भारत ने नाम की स्थापना में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम देखते हैं नेहरू, नासिर, टीटो, इनका नाम बड़े मुख्य नामों में आता है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से संबंधित हैं। गुटनिरपेक्षता एक तरह से विकासशील देशों की एकता का परिचायक है। शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, तब शांति स्थापना के लिए कार्य करने वाले देशों का एक समूह गुटनिरपेक्ष है, जिसने दुनिया के नव स्वतंत्र देशों के लिए एक पृथक राह दिखाई जब वो दिग्भ्रम की स्थिति में थे। अगला देखते हैं हम विकासशील देशों का प्रतिनिधि। भारत निश्चित रूप से विकासशील देशों का एक बड़ा नेता है, बड़ा प्रतिनिधि है। हम दक्षिण दक्षिण सहयोग में देखते हैं या उत्तर दक्षिण सहयोग के लिए दबाव बनाने के रूप में हम देखते हैं। चाहे हम WTO में देखें, चाहे अन्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर देखें, हम ये देखते हैं कि भारत विकासशील देशों की पैरवी बड़ी मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखता है। तो विकासशील देशों के प्रतिनिधि के तौर पर भारत को स्थायी सदस्यता का दावा बड़ा मजबूती के साथ मिलना चाहिए। तीसरा अगला 8वां बिंदु हम देखते हैं कि विशाल जनसंख्या। भारत की जनसंख्या लगभग विश्व की 1/6 जनसंख्या है, और 1/6 जनसंख्या को पूरी दुनिया की को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से बाहर रखना निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक है। तो यूएनओ के लोकतंत्रीकरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत को स्थायी सदस्य इसका बनाया जाए, ताकि इतनी बड़ी जनसंख्या को एक प्रतिनिधित्व मिल सके। वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक शांति स्थापना के रूप में बड़ी मजबूती से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करके शांति स्थापना में योगदान दे सके। लेकिन हम ये देखते हैं साथियों कि इन सब बातों के बावजूद भी तमाम ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में बाधा है भारत की। जैसे कि एक तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, वो यूएनओ में विचाराधीन है। NPT और CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया जाना भारत का। 1996 में भारत अस्थायी सदस्यता का चुनाव भी हार गया था। एक जो कॉफ़ी क्लब बना हुआ है, वो कॉफ़ी क्लब इसका विरोध करता है कि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए। एक बिंदु ये भी है कि भारत का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है उसमें सीमित योगदान है। लेकिन ये जो सब कारण हैं, ये विपक्ष में जो तर्क हैं स्थायी सदस्यता के, ये सतही हैं। अगर हम गहराई से विवेचन करें आज के जो हालात हैं दुनिया के, और दुनिया के हालातों में भारत जिस तरीके से उभर रहा है, आज हम ये देख रहे हैं कि चीन को छोड़ के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 4 जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, उन्होंने भारत को सहमति दे दी है। तो निश्चित रूप से एक न एक दिन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना न केवल भारत वरन संपूर्ण विश्व समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के हित में होगा। धन्यवाद।